एक मिनट। हेलो, आवाज वगैरह सही आ रहा है? नहीं अभी कुछ गड़बड़ है? ठीक है, समझ में आना चाहिए बस अच्छे से, क्योंकि आवाज सही रहना चाहिए, बाकी पिक्चर थोड़ा गड़बड़ हो जाए चल जाता है। ओके, ठीक। आ रही आवाज? हेलो, चलो। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हम रासायनिक बंध में आज जो देख रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। क्लिक। ठीक, छोटा करो बस, उसके ऊपर एक बार लास्ट में क्लिक कर दिया करो, हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए। तो आज हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, हम बोले सहसंयोजी बंध। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सहसंयोजी बंध क्या है जरा देखें। इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, सबसे पहले काम करिए कि अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब कॉपी ओपन रहेगा तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ लिखेंगे तो फिर सीखेंगे भी। तो देखें, सहसंयोजी बंध किसे कहेंगे। हम एक बात कहें, आपने ये तीसरा लेक्चर देख रहे हैं रासायनिक बंध का। तीसरे लेक्चर में क्या, ये आप इस लेक्चर में देख रहे हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध मतलब, अब रासायनिक बंध के अंदर यानी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम देखेंगे ये थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में आप कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले आपने क्या देखा था कि रासायनिक बंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनते हैं और इसके क्या कारण है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर को समझने के लिए इन पॉइंट्स को, यानी सहसंयोजी बंध या जितने प्रकार की बंधों को, या इस चैप्टर को समझने के लिए जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा। और वो वीडियोस हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिया गया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और थर्ड नंबर में इस चैप्टर का पूरा का प्लेलिस्ट का लिंक। तो आप लाइन से देखते हुए चलिए। मैंने कहा कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि किसी चीज को सीख सके, समझ सके और उन्हें लिख सके। लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात हो रही कि सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड है क्या चीज। तो सहसंयोजी बंध क्या है? सहसंयोजी बंध को कुछ इस तरह परिभाषित करें। सहसंयोजी बंध होता है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। और यह साझेदारी कैसे होगा, इनके बारे में बात करेंगे ज्यादा आसान तरीके से। चलिए, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है।
अब यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को हम सहसंयोजी बंध कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को हम कह रहे हैं सहसंयोजी बंध। अब ये किन परमाणुओं में होगा, किस प्रकार के तत्वों में होगा? ये होगा अधातु और अधातु परमाणुओं के मध्य। दो बातें समझ में आई, पहला है इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी और दूसरी बात समझ में आया अधातु। अधातु धातु क्या है, अधातु क्या, मैं समझा दूंगा। चलिए, तीसरी बात है कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही साझेदारी होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी इस बंध में, इस बंध को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। किसकी आवश्यकता होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब भी किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब यहां पर जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो पता चलता है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि हम लुईस डॉट सिंबल निकालना सीख चुके हैं, लुईस डॉट संरचना निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। उदाहरण, पहला उदाहरण, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के मध्य क्या साझेदारी होगा? हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखिएगा यहां पर यह साझेदारी करेगा। मैंने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी। तो देखें, एक हाइड्रोजन ये हुआ और दूसरा हाइड्रोजन मैं दूसरे कलम में बना देता हूं इस तरह से। अब आप यहां पर देखोगे कि ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक साझेदारी में आ गया इस तरह से, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में आ गया। इस प्रकार से इस हाइड्रोजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन हो गया एक साथ, और इस हाइड्रोजन के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए एक साथ। यानी हाइड्रोजन अपने अंतिम कोश, यानी उसका पहला ऊर्जा स्तरीय अंतिम कोश है, तो वो अपना द्विक पूर्ण करती है, लेकिन दूसरे तत्व अष्टक पूर्ण करते हैं। अब चलिए इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन हुआ हमारा और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदारी के हैं, तो इसे एक लाइन से हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हाइफन के द्वारा जोड़ सकते हैं। अब चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य क्या बन सकता है? तो मैंने कहा एक धातु, दोनों के दोनों अधातु होंगे, और धातु अधातु क्या होते हैं, पुराना वाला एक वीडियो देखिए जरूर, यानी कि दोनों लेक्चर आप एक बार देखिए ताकि इस चैप्टर को आगे रन करने में आपको मदद मिले। चलिए हाइड्रोजन पे ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन में अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये आप तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है और आपको क्या बनाने आता है, लेविस डॉट सिंबल। चलिए ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के नजदीक आया, ये हाइड्रोजन हो गया, और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन ये लीजिए। अब यहां पर क्या होने वाला है, इसकी साझेदारी देखते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लिया। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ साझेदारी करता है इस प्रकार से। तो हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन का ये युग्मित इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, इनको युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनको अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करते हैं, इस बारे में ध्यान रखें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे युग्मित अयुग्मित को एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखें ये क्लोरीन है, ये कहां, क्लोरीन को ही ले लेते हैं। चलिए क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। संयोजी कोश के अंतिम कोश यानी संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को देखें, p कक्षक 3 होते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। देखो 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है,
तो हम इसका लेविस डॉट सिंबल क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्लोरीन। क्लोरीन में देखिए युग्मित युग्मित युग्मित, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये अकेला है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इनके नामों को मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, किसको आप युग्मित कहोगे, किसको अयुग्मित कहोगे। ये इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में है, इसको पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या युग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये लीजिए, और इनको कहेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस तरह से युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये कहा जा सकता है। अब याद रखना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी ही संयोजकता होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पुराने तरीके से देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लेविस डॉट सिंबल 7 इलेक्ट्रॉनिक के लिए होगा। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर भी सेम आ रहा है। इस तरह से क्लोरीन की संयोजकता हमें यहां पर पता चलता है। संयोजकता पता चलता है हमारे पास कितना? 1। सॉरी, मैं क्या 1 क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। यहां से भी देखें, अगर मैं नाइट्रोजन को बात करूं तो नाइट्रोजन में क्या देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, यहां पर अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। या दूसरी तरह से देखें तो 1s2, 2s2, 2p3, अंतिम कोश में s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक 3 होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक 1, 2, 3, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लेविस डॉट सिंबल की बात करें तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन पर 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या यूं कहें तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका, अब इसके संयोजकता की बात करते हैं तो क्या मिला? संयोजकता हमें मिला 3, क्योंकि 3 अयुग्मित है। तो संयोजकता अगर पता चल गया तो हम इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं और बंधों को भी समझा सकते हैं, बंधों के बारे में बातें कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखें, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर गया। अब तीसरी बात कहूंगा, अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बंध बनाए तो क्या होने वाला है? चलिए हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 है, यानी कि एक बंध ही बना सकता है हाइड्रोजन। जबकि नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल ये है, तो नाइट्रोजन कितना बंध बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा 3 बंध, यानी कि इनसे भी साझेदारी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो जरा देखें, नाइट्रोजन पर 1 युग्मित है और 3 अयुग्मित है। ये 3 बार साझेदारी करेगा, जबकि हाइड्रोजन 1 बार करेगा। हमने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साझेदारी कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एक नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करेगा। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ सकता है? जरा देखें, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन इनके साथ साझेदारी कर गया, तो 1 बार तो हो गया, हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया और हाइड्रोजन अपनी संतुष्ट हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उसकी हो गई। अब बात होता है कि नाइट्रोजन क्या करेगा? तो नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन की मांग करेगा ताकि अगले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सके, ये भी हो गया। तो ऐसे ही जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करने लगता है। और यही बात अगला स्टेप में देखें, हाइड्रोजन ये लीजिए, ये इनके साथ कर लिया, इस तरह से यहां पर NH3 का निर्माण हुआ। तो यह पता चलता है कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जुड़ रहे हैं और यहां पर निर्माण हुआ NH3 का, यहां पर निर्माण हुआ HCl का, यहां पर निर्माण हुआ H2 का। चलो और देखते हैं, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कह दूं कि चलो नाइट्रोजन और क्लोरीन कैसे करेगा? चौथा, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, नाइट्रोजन और क्लोरीन
नाइट्रोजन के बारे में आपको पता चला है कि इलेक्ट्रॉन युग्म है और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कहें नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके साथ साझेदारी कर गया। तो क्लोरीन एक ही बार साझेदारी कर सकता था, लेकिन नाइट्रोजन और भी बचा हुआ उनसे करने की कोशिश करेगा। ये लीजिए कि इनके साथ, फिर क्लोरीन इनके साथ, इस तरह से। तो यहां पर क्या बन गया, NCl3 का निर्माण हो गया। मैंने एक नाइट्रोजन के साथ 3 Cl जुड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या जोड़ सकते हैं? चलो देखते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 बार बंध बनाएगा। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ सकता है। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 1 युग्मित है और 3 अयुग्मित है। दूसरा नाइट्रोजन 1 युग्मित है और 3 अयुग्मित है। तो इसका एक अयुग्मित दूसरे के अयुग्मित के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये भी तो अयुग्मित ही अयुग्मित के साथ बॉन्ड बनाता है। ये गार्ड बांध करके पकड़ लो, और फाइनल जब चेक करोगे तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। चेक करते रहिए। चलिए देखिए इसके साथ ये लीजिए। अब चलो हम अष्टक चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2 पूरा करता है और दूसरे तत्व 8। चलो देखिए यहां से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, इसके साथ उनका खुद का इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में आएगा, और जिस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया है वो भी आएगा। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ 1 और ये 2 हो गया। हाइड्रोजन के साथ 1 और 2 हो गया। क्लोरीन के साथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूर्ण करने का मतलब है कि वो बंध बनाने के बाद यानी अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की संतुष्टि करता है। यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो परमाणु संतुष्ट हो जाता है, और अब बंध बनाने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो बंध क्यों बनाता है? वैज्ञानिकों का पहला मानना तो यही था कि भाई परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनाते हैं, यानी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बंध बनाते हैं। यानी हमने देखा कि अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें यानी ऐसी गैसें जिनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो किसी और तत्वों से रिएक्शन नहीं करता। अब वो तत्व अन्य तत्वों से रिएक्शन नहीं करता है, तो उसी के तरह दूसरे तत्व भी होने की कोशिश करता है, ताकि वो कुछ बंध बनाने के बाद वो संतुष्ट हो जाए। तो यही बात यहां पर देखने को मिला। चलिए साहब, ये एक बात हुआ। यहां पर भी काउंट करें तो हाइड्रोजन में देखो 1 2, हाइड्रोजन में 1 2, हाइड्रोजन में 1 2, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से काउंट कर लें तो नाइट्रोजन में कितना हुआ? 8। यहां पर भी देख लीजिए, नाइट्रोजन में देखें, क्लोरीन में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हर एक लाइन जो आप खींच रहे हो वो एक्चुअली बंध को दर्शाता है। अब और भी बातें देखें, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं क्या? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। दूसरा ऑक्सीजन सेम। अब साझेदारी कौन करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वो उनको जिधर बंध बनाना उधर ले जाएंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन और ये साझेदारी, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन और ये साझेदारी करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये इनके साथ साझेदारी कर लिया, ये इनके साथ कर लिया। सो हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर इनको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? NCl3 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको कैसे लिखेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध है 2 नाइट्रोजन के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इस तरह से। इसी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं? या फिर ये है O2। तो ऐसे बहुत सारे बंधों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब और भी बातें। तो आपने क्या देखा कि बंध किस प्रकार से बनता है? ये आपने देखा
दो अधातु परमाणु है तो बंध बनाने की कोशिश करेगा, तो किस प्रकार से करेगा ये भी आपने देखा। अब चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं। सल्फर और क्लोरीन। सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों कैसे बंध बनाएगा? तो हम देख रहे हैं कि सल्फर में 2 अयुग्मित है, यानी कि ये 2 बंध बनाएगा। क्लोरीन केवल एक ही बंध बना सकता है। तो चलिए सल्फर और क्लोरीन के साथ देखते हैं। ये सल्फर हो गया, क्लोरीन इनके नजदीक रखते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, ये लिए अयुग्मित इनके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये सल्फर का बचा है तो अगला क्लोरीन के साथ होगा, ये लीजिए। तो इसका मतलब है S 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 क्लोरीन इस तरह से, और क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन युग्म 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन 3 की जोड़ी में है। इस प्रकार से आपने सहसंयोजी बंधों को समझा। अब यहां पर एक बात जो जरूरी चीज है वो क्या था, यहां पर हमने बताया कि आप लुईस डॉट सिंबल निकालना आपको आना चाहिए। लुईस डॉट सिंबल जब नहीं निकाल पाएंगे तो आपको सहसंयोजी बंध समझने में मुश्किल होगी। एक बड़ी चीज बताऊंगा जिसको ध्यान से सुनिएगा, वो है एक्सटेंडेड वैलेंसी। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको नोट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। चलिए, विस्तारित संयोजकता। चलो, आपने यहां तक की चीजों पे प्रैक्टिस करना है बेटा जितना हो सके। अब एक्सटेंडेड वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। यहीं पर ध्यान देना, एक्सटेंडेड वैलेंसी हम क्यों चेक करेंगे, ये क्या होती है? ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकता है तब जब उसमें कोई खाली कक्षक उपलब्ध हो। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो सकता है जब उसमें कोई खाली कक्षक उपस्थित हो। तो खाली कक्षक कहां पे होगा ये भी चेक करें। अब कैसे पॉसिबल होगा खाली कक्षक, और कैसे हम पता लगा पाएंगे कि खाली कक्षक और किसके वैलेंस से एक्सटेंड होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले एक बात बताया, संयोजकता जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो संयोजकता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाएगा, मैं यहां पर लिख दूं। यानी वैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट कर लीजिए इसको, याद रख लीजिए इसको। या कह सकते हैं संयोजकता इज इक्वल टू अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। ये दोनों ही तरीके से हमने संयोजकता ज्ञात की है। देखो पीछे, ये देखिए, हमने अर्धपूरित कक्षक आधा भरा हुआ, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ये पूर्णपूरित है, पूर्णपूरित है, पूर्ण। अर्धपूरित कक्षक कितने, 1 है, संयोजकता देखिए 1 आया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, जोड़ी में नहीं है, 1 आया।
या इसको देख करके भी बता सकते हैं, लुईस डॉट सिंबल बनाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया, संयोजकता 1। तो इस तरह से निकाले, तो सबकी वैसे ही करते हैं हम लोग। अब क्या संयोजकता बढ़ सकता है, चेक करते हैं पहले कुछ बातों का। चलिए देखते हैं उदाहरण, यहां से देते हुए चलूंगा। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p3। अब आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, परमाणु में, परमाणु का नाभिक, उसमें कई ऊर्जा स्तर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले ऊर्जा स्तर में केवल S सबशेल होते हैं, दूसरे में S और P होते हैं, तीसरे में S, P और D होते हैं, अगले में S, P, D और F होते हैं, अगले में S, P, D, F होते हैं। G तक तो नहीं गया अभी तक परमाणु में, लेकिन होते हैं। अब यहां पर देखें, ये पहले ऊर्जा स्तर का है तो 1s, फिर 2s, 2p लिखते हैं, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d एंड 5f। क्या यहां पर दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि पहले ऊर्जा स्तर में 1s है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो याद रखना एक लाइन कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने ही ऊर्जा स्तर के खाली कक्षकों में उत्तेजित होकर अयुग्मित हो जाते हैं, अयुग्मित हो सकते हैं, हो सकते हैं। चलिए, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। दूसरा ऊर्जा स्तर में आप देख रहे हैं केवल S और P होता है। देखो S और P, तो तीसरा कुछ नहीं है। तो यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और यहां पर देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, युग्मित है, अयुग्मित है। तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हुई? संयोजकता कितना हुआ? संयोजकता हुआ 3, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अगर इसके लेविस डॉट सिंबल की बात करूं तो इसका लेविस डॉट सिंबल कितना आएगा? नाइट्रोजन पर 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये हुआ इसके बारे में पहला जानकारी। तो इसकी संयोजकता केवल इतना हो सकता है। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करता हूं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये पहला ऊर्जा स्तर हुआ, ये पहला ऊर्जा स्तर हुआ, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है। ये दूसरा ऊर्जा स्तर हुआ, सॉरी, ये पहला ऊर्जा स्तर हुआ 1s, 2s, 2p दूसरे ऊर्जा स्तर का है, और ये आखिरी का है। तो आखिरी वाले को शो करने चलिए, आखिरी वाले ऊर्जा स्तर को शो करते हैं, उनके कक्षक को। S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3p, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए।
लेकिन तीसरे ऊर्जा स्तर में देखो, पहला दूसरा तीसरे में 3s 3p 3d भी होता है, तो 3d इसका खाली है। अभी क्या है? 3d कक्षक खाली है, खाली है, यूज नहीं हुआ है, खाली है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि आद्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तब इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? देखें, इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? इसका लेविस डॉट सिंबल वो। अब देखो, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमेशा याद रखना लास्ट सेल को ही चेक करना ना, अंदर वाले को नहीं, सब तो भरा ही होगा बेटा। तो चलिए यहां पर युग्मित, ये 3 अयुग्मित, इस तरह से। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? इसकी संयोजकता हो गई कितनी? 3 अयुग्मित है, 3 अर्धपूरित है, संयोजकता हो गया 3। अब यहीं पर यहां से लिखता हूं, ध्यान से सुन, देखिएगा। अब ये कह सकते हो कि ये कक्षक खाली है, ये युग्मित है। हमेशा कौन कौन होगा युग्मित? उत्तेजित। परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर के खाली वाले कक्षक में उत्तेजित होकर अयुग्मित होते हैं। ये युग्मित है वही, ये युग्मित अयुग्मित थोड़ी अयुग्मित होगा, ये उत्तेजित थोड़ी होगा। उत्तेजित कौन होगा? ये पीछे से होते आइए तो युग्मित, कोई अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, युग्मित ये है, तो ये वाला उत्तेजित हो जाएगा अगर वो खाली है तो यहां पर उत्तेजित हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? उत्तेजित अवस्था में। तो एक इसको कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने वाला है पहली बार। अब वही बस है, इसके अंदर का नहीं देखेंगे ना, हमेशा याद रखना। इसको आंतरिक कोश कहेंगे, इसको बाह्य कोश या संयोजी कोश कहेंगे। तब इस संयोजी कोश का एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गया, तो क्या मिला आपको? देखिए, तो ये हो गया 3s1, इसके अंदर का तो जैसा है वैसा रहेगा। उसके बाद 3s1 3p, इसमें नहीं आएगा, पेयर नहीं कर लेगा, खाली में जाएगा सीधा 3p3 और 3d1। तो यहां पर s कक्षक 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। p कक्षक 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है एक एक करके, और d में 5 कक्षक होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। तो फास्फोरस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 संयोजकता वाला भी हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? तो 5। अब आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन की केवल 3 संयोजकता होती, जबकि फास्फोरस का 3 और 5 2 प्रकार की संयोजकताएं हो सकती हैं। ये एक्सटेंडेड क्यों कहलाया, विस्तारित क्यों कहलाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के बाद ऐसी अवस्थाएं मिली, इसलिए ये उत्तेजित कहलाया। चलिए और भी बात करते हैं। अब इस आधार पर आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं नाइट्रोजन से बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं? नाइट्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर के बनाना चाहूं तो नाइट्रोजन के अंतिम कोश में ये 3 अयुग्मित है, 1 युग्मित है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में ये 1। तो इस आधार पर नाइट्रोजन युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लोरीन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो इनके साथ एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा इनके साथ बनाएगा, और तीसरा ये बनाएगा। यानी नाइट्रोजन की संयोजकता केवल 3 है, तो NCl3 ही बनेगा। अब यहां अगला चलते हैं, क्या फास्फोरस क्या कर सकता है? ये पहली बात है। दूसरी बात है फास्फोरस के 2 प्रकार की संयोजकताएं नजर आ रही हैं। फास्फोरस और क्लोरीन क्या करेगा? फास्फोरस में ये अवस्था दिखता है, और क्लोरीन ये, और एक और चीज दिखाई देगा फास्फोरस में, वो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन। तो कौन एक्सटेंडेड संयोजकता या प्रदर्शित करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए साहब, यहां पर ये क्लोरीन 3 ही जोड़ पाएगा, क्योंकि फास्फोरस के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ये लीजिए, और ये देखिए
ये देखिए, और यहां पर देखिए फास्फोरस में सभी इलेक्ट्रॉन अलग हो चुके हैं। ले लीजिए 5, तो एक क्लोरीन यहां पे, दूसरा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन यहां पर, तीसरा क्लोरीन यहां पर, चौथा क्लोरीन यहां पर, पांचवा क्लोरीन यहां से, और छठवां क्लोरीन इस जगह से इस तरह से बंद बनाएंगे। देखिए आपने, तो ये आपको पता लगाना होगा कि किसकी वैलेंसी बढ़ती है और किसकी वैलेंसी नहीं बढ़ेगी, किसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है आप खुद ही बता सकते हैं। बस याद रखना उसके पास अवेलेबल कोई कक्षक होगा तभी उत्तेजित होगा। एक आध एग्जांपल और करना चाहेंगे? मैं करा देता हूं थोड़ा सा। चलिए चलिए एक काम करते हैं, फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलिए ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। ये आंतरिक कोश हुआ और ये बाह्य कोश। बाह्य कोश में यानी संयोजी कोश में ये देखिए दो ही कक्षक है, दूसरा ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर में दो ही कक्षक होते हैं, दो ही सबसेल होते हैं। ये लीजिए एस और पी, तो यहां पर उत्तेजित होने वाली बात नहीं आएगी अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हुआ तो। इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। लेविस डॉट सिंबल, ऑक्सीजन युग्मित युग्मित अयुग्मित अयुग्मित, दो युग्मित दो अयुग्मित। संयोजकता केवल 2। लेकिन अगर मैं सल्फर को लेकर चलता हूं, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 16 हो गया। अब देखो ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, तो तीसरे ऊर्जा स्तर में खाली है डी, दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 1 2 3 4 और डी खाली है अभी, 5 कक्षक होते हैं। अब यहां पर लेविस डॉट सिंबल क्या मिलने वाला है? लेविस डॉट सिंबल मिलने वाला है एस युग्मित युग्मित अयुग्मित है, दो युग्मित है दो अयुग्मित है। संयोजकता क्या मिल रहा है? संयोजकता मिल रहा है 2, दो अयुग्मित है, दो अयुग्मित है। उत्तेजित अवस्था आएगा क्योंकि ये खाली है जगह, उत्तेजित अवस्था आएगा तो हम उत्तेजित कर देंगे कक्षक, तो हम एस में इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि वही वही बार बार लिखने से कोई मतलब, यहां से चेंजेस देखते हैं। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या, देखिए बेटा पीछे से आइए, जो युग्मित होगा वो उनका एक इलेक्ट्रॉन खाली कक्षक में चला जाएगा, तो ये वाला यहां पे चला जाएगा, 3s2 3p3 और 3d1। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d में 1 इलेक्ट्रॉन। कह लीजिए लेविस डॉट सिंबल कौन है? सल्फर है ना, तो सल्फर के अंतिम कोश में एक युग्मित है, 1 2 3 4 अयुग्मित है, अलग अलग लिखिए। संयोजकता कितना मिल गया? संयोजकता मिल गया 4। ऐसे ही समझना है। फिर द्वितीय, क्योंकि एक बार और यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो सकता है क्योंकि यहां पर युग्मित है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या देखने को मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर खाली में चला जाएगा, युग्मित वाला, तो 3s1 3p3 एंड 3d2। s 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2, लुईस डॉट सिंबल 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ अयुग्मित। संयोजकता 6। तो क्या देखे?
हमने सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था S2P4 S2P4, परंतु यहां पर कोई खाली कक्षा अवेलेबल नहीं था। हम हमेशा यहां पर शुरुआत में ही लिख दिए हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने ही ऊर्जा स्तर के खाली कक्षक में जाता है। पहले ऊर्जा स्तर में कोई खाली कक्षक नहीं है, इसी में होगा। इसमें S और P कक्षक है, इसमें SPD होगा, तो D खाली रह जाता है, तो उसमें S और P का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती उत्तेजित होना, एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन नंबर या एक्सटेंडेड संयोजकता। यानी संयोजकताएं एक ही तत्व की 2, 4 और 6 दिखाई दे रहा है। आपने यहां पर जो भी सीखा हो उसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।